बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर लाइव सेशन। आज की लाइव सेशन जो है उसमें हमने टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस को कवर करने, ओके, यूनिट 4 को हमने कवर अप करने आज के लाइव सेशन में। ओके, सो लाइक द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। ओके, लाइक आपका बॉडी जो है वो जब इस तरह रिवॉल्व हो रहे हैं, ओके, लाइक जब रोटेशन कर रहे हैं, ओके, तो रोटेशन के दौरान उस पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं, तो वो हम आज की क्लास में उसको कवर अप करेंगे अच्छी तरह से। ओके ओके, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। दैट इज द until now we have been concerned mainly with translational motion. We discussed the kinematic and dynamic of translational motion. The role of forces. In this chapter we will deal with rotational motion. We will discuss the kinematic and dynamic of rotational motion involving torque. Our understanding of the world around us will be increased significantly and there may be a few surprises. We will consider mainly the rotation of a rigid object about a fixed axis. A rigid object is an object with a definite shape that does not change so that the particle composing it stay in fixed position relative to the one. ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास लाइक आपका जो बॉडी जब रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो वो एक फिक्स पॉइंट से उसको रिवॉल्व करना चाहिए। ओके, ये कुछ कंडीशन है। और दूसरा ये है कि जो बॉडी रिवॉल्व करें तो वो उसका डेफिनेट शेप होना चाहिए। डेफिनेट शेप मीन्स कि उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सेम एक ही डिस्टेंस लाइक एट अ टाइम सारे एक ही जैसे रिवॉल्व हो रहे हैं। ओके, उस तरह ना हो कि उसमें एक पॉइंट जो है वो अभी रिवॉल्व हो रहे हैं, उसमें दूसरा पॉइंट जो है वो थोड़ी देर बाद रिवॉल्व होगा। ओके, सो ऐसा कोई केस उसमें नहीं होना चाहिए। अच्छा, फोर्स डायग्राम। टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट वी कैन अप्लाई द स्किल ऑफ ड्राइंग फोर्सेस डायग्राम। या दिस इज़ द इजीएस्ट मेथड। ओके, जब भी आपने किसी बॉडी पे चेक करने कि इस बॉडी पे कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं तो उसको आपने ड्रॉ करने किस पे किस तरह फोर्स लग रहे हैं, किस तरह फोर्स लग रहे हैं, किस तरह लग रहे हैं, और उसको फिर लाइक आपने रेक्टेंगुलर लाइक वेक्टर्स हैं, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो फिक्स्ड फोर्स को हम लाइक उसको हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के थ्रू ही हमने फिर इसको सॉल्व करने, तो वो बहुत ईजी होते हैं ग्राफिकली। ओके, तो इसको आप माइंड में नहीं कर सकते हैं, इसको आपने पेज के ऊपर ग्राफिकली इसको सॉल्व करने। वी कैन अप्लाई द स्किल ऑफ ड्राइंग फोर्स डायग्राम सिंस फोर्स इज ए वेक्टर। वही बात है, it can be represented by an arrow. Force diagram are very useful concept tool for physical students because they help examine the forces acting on an object. In force diagram, the object on which forces are shown is reduced to a dot at its center, and the forces acting on the object are represented by arrow pointed away from it. Okay. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आगे एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल में क्योंकि इस तरह के एग्जाम्पल भी आ सकते हैं एमसीक्यूज में, तो आपको वो एग्जाम्पल भी याद होने चाहिए। ओके, जब एग्जाम्पल आपको याद हो कि ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड हैं, तो फिर आपको उन टॉपिक से रिलेटेड फार्मूला जो आते हैं वो आपने इस एग्जाम्पल पे अप्लाई करने। ओके, वंस द फोर्स इज द वेट ऑफ द बुक्स पुलिंग इट डाउनवर्ड। एक फोर्स इस पे क्या कौन सा एक्ट हो रहे हैं, इसका वेट फोर्स एक्ट हो रहे हैं जो कि डाउनवर्ड हैं। ओके, द अदर फोर्स इज द नॉर्मल फोर्स। लास्ट क्लास में भी हमने ये डिस्कस किया था कि एक दूसरा फोर्स होते हैं नॉर्मल फोर्स, उसको हम कहते हैं, एंड दैट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो आपका ऑपोजिट होगा वेट के। ओके, ये पॉइंट आपने माइंड में रखने से एमसीक्यूज आ सकते हैं। ये इसका डायरेक्शन इस तरह भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मल आपका हमेशा ही वेट के ऑपोजिट ही आएगा। ओके, इट्स नॉट नेसेसरी। ओके, due to a bench pushing the book about the force in figure 4 are equal and opposite, that is the magnitude of the gravitational force is equal to the magnitude of the upward force due to the table. These two forces are an example of balance force. When an object is acted on by balance force, the forces cancel each other out and the object behaves as they thought no force is acting on it. Okay, like दोनों forces जो हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका बुक जो है वो रेस्ट पोजीशन पे है। अगर वेट फोर्स ज़्यादा हो जाए नॉर्मल से तो फिर आपका बुक नीचे आएगा, अगर नॉर्मल फोर्स ज़्यादा हो जाए वेट से तो फिर आपका बुक ऊपर जाएगा। तो ये पॉइंट भी आपने अपने माइंड में रखना है क्योंकि इस तरह भी आ सकते हैं। ओके, फिगर 4.1 इज ए फोर्स डायग्राम ऑफ द टेक्स्ट बुक इन फ्री फॉल। ओके, एज्यूमिंग नेग्लेजिबल एयर रेजिस्टेंस। जब भी फ्री फॉल आएगा तो उसमें आपने एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेजिबल करना है।
एयर रेजिस्टेंस में नहीं होता। ओके, क्योंकि जब फ्री फॉल की जो उन्होंने जो फ्री फॉल के बारे में कुछ बातें की हैं, ओके, कि आपका मास पे डिपेंड नहीं करता, सब एक ही टाइम पे नीचे आएंगे, तो वो तब पॉसिबल होगा जब आपका एयर रेजिस्टेंस निग्लिजिबल होगा, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ओके, डेली लाइफ में हमारे एयर रेजिस्टेंस को आप निग्लिजिबल नहीं कर सकते। द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन द बुक इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड देयर। ये फ्री फॉल में हम क्या कहते हैं कि हमारे पास चाहे जितना भी उसका हो वेट हो, तो दोनों सब एक ही टाइम पे नीचे आएंगे। वो कब आएंगे? जब आपका फ्री फॉल होगा। फ्री फॉल मीन्स कि आपका कोई एयर रेजिस्टेंस उसमें नहीं होगा। तो अच्छा, नीचे क्यों आएंगे? दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। ओके, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आएंगे, बट एट द सेम टाइम वो नीचे पहुंचेंगे। ओके, देयर इज नो बैलेंस अपवर्ड फोर्स एज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी है, बहुत इजी है। Parallel force, unparalleled force. This is the very important topic, parallel force. If the direction of the forces are parallel to each other, if the direction of the forces are parallel, even if if they are in opposite direction, these forces are parallel. ज़रूरी नहीं है कि आपका डायरेक्शन सेम होगा, वो शायद इस तरह भी हो सकते हैं कि एक फोर्स इस तरह हो, दूसरा फोर्स आपका इस तरह हो, तो इसको भी आप पैरेलल फोर्स कह सकते हैं। इफ़ दे आर इन द सेम डायरेक्शन दे आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्स। फर्दर मोर, ओके, अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो ये एमसीक्यूज भी आ सकते हैं कि वो पैरेलल फोर्स होंगे, या वो लाइक पैरेलल फोर्स होंगे, या वो नॉन पैरेलल फोर्स होंगे, वो अनलाइक पैरेलल फोर्स होंगे। तो इसमें आपने चूज़ करने वो लाइक पैरेलल फोर्स होंगे। ये नहीं कहना कि लाइक पैरेलल फोर्स तो मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, ये लाइक पैरेलल फोर्स दैट्स विल बी द बेस्ट आंसर। ओके, अगर पैरेलल होंगे तो फिर डायरेक्शन ऑपोजिट भी हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे उन्होंने एमसीक्यूज में ये भी मेंशन किया होगा कि अगर डायरेक्शन भी सेम है और दोनों सेम लाइक एक ही डायरेक्शन में हो जा रहे हैं, तो ये आपका कौन सा फोर्स होगा? लाइक पैरेलल फोर्स। फॉर एग्जांपल इफ़ यू, ओके, यहाँ पे ये एग्जांपल, इफ़ यू हैव लेफ्ट ए बॉक्स विद double support, we are applying like parallel force from each other. The force from one supporter may be greater than the other as shown. Unlike parallel force, for example, when we apply force with or both hand on steering wheels of a car to turn it, the force from one hand may be greater than the other. We apply the unlike parallel force. अच्छा, यहाँ पे अनलाइक पैरेलल फोर्स क्या कह रहे हैं? अनलाइक पैरेलल फोर्स ये कह रहे हैं कि जब आप इस व्हील को रोटेट करते हैं तो एक फोर्स आपको यहाँ पे देख ले, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका लाइन का लेंथ आप देख ये ज़्यादा है, ये कम है। ओके, तो इट मीन्स कि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका कम है। तो आप डिफरेंट मैग्नीट्यूड जब अप्लाई कर रहे हैं तो उसको फिर हम अनलाइक पैरेलल फोर्स कहते हैं। ओके ओके, एडिशन ऑफ फोर्सेस। एडिशन ऑफ फोर्सेस, लाइक फोर्सेस को हम किस तरह ऐड कर सकते हैं? फोर्सेस को हम उसी तरह ऐड कर सकते हैं बाय हेड टू टेल रूल। ओके, इस तरह नहीं कर सकते कि 2 + 2 = 4। ओके, जिस तरह नॉन स्केलर क्वांटिटी होती है, सॉरी, जिस तरह स्केलर क्वांटिटी होती हैं जिसको हम सिंपल एडिशनल मेथड से भी हम उसको कर सकते हैं, तो उस तरह हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। ओके, क्योंकि फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम हेड टू टेल रूल के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल दिए हैं, इनको ऐड कर लो तो इससे 10 आएगा, सेम डायरेक्शन आएगा। ये ऑपोजिट डायरेक्शन है तो इससे 0 आएगा। ये डिफरेंट मैग्नीट्यूड है तो इससे 15 आएगा। ये डिफरेंट मैग्नीट्यूड है तो इससे -10 आएगा। तो यहाँ पे अगर आप पैरेलल फोर्सेस को देख लें तो यहाँ पे आपका इसका डायरेक्शन ऊपर है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है, इसका कम है, तो ये आपका इस डायरेक्शन में होगा। एंड सेम इट विल बी फॉर दिस। ओके, अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? बट थिंग्स गेट कॉम्प्लिकेटेड व्हेन द फोर्सेस बीइंग एडेड आर नॉट ऑन एंगल। अच्छा, अगर इस तरह सिंपल हो स्ट्रेट, ओके, लाइक रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो, ओके, या प्योरली वाई एक्सिस हो फोर्सेस या प्योरली एक्स एक्सिस हो, तो उसको तो आप सिंपल प्लस माइनस कर सकते हैं। बट अगर एंगल में हो तो फिर वो आपने क्या करना है? उसको आपने फिर रिजॉल्व करना है। ये आपने पढ़ा होगा, उसको हमने रिजॉल्व करने इन एक्स एंड वाई कंपोनेंट में। फोर्सेस हमें इस डायरेक्शन में गिवन है, तो इसको हमने रिजॉल्व करने है बाय दिस और दिस में। ओके, ये एंगल भी हमें गिवन है, तो ये हमारे पास एफ cos थीटा हो जाएगा और ये हमारे पास f sin थीटा हो जाएगा। ओके, तो हमने फिर सारे वर्टिकल फोर्स को ऐड करने, सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को ऐड करने, और हमारे पास एक नेट फोर्स आ जाएगा। ओके, तो इसको हमने फिर इस तरह रिजॉल्व करना है। अगर एंगल में गिवन है तो उसको हमने रिजॉल्व करना है। ओके, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट यहाँ पे आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि जो एंगल के सामने होगा वो आपका परपेंडिकुलर होगा, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है कि जो आपका हॉरिजॉन्टल होते हैं वही आपका बेस होते हैं। कभी कभार आपको इस तरह का फोर्सेस आपको, लाइक फॉर एग्जांपल, कभी कभार आपके पास इस तरह का फोर्स दे दिया जाता है,
ओके, तो इसको आपने रिजॉल्व करना है लाइक दिस। तो ये आपको एंगल दिया होगा, तो ये आपका परपेंडिकुलर है, दैट इज इन फ्रंट ऑफ दिस एंगल, और ये आपका बेस है। तो लेकिन कभी कभार इस तरह कर लेते हैं कि वो आपको ये एंगल दे देते हैं कि ये इतना एंगल वर्टिकल एक्सिस के साथ बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपने ये नहीं करना कि इसको आपने साइन लेना है। अगर ये फोर्स है तो ये आपका क्या हो जाएगा, एफ कोस थीटा, और ये आपका एफ साइन थीटा हो जाएगा। ओके, ज़रूरी नहीं है कि आपका जो भी हॉरिजॉन्टल होगा उसको आपने हमेशा कोस उसको असाइन करना है। जो इसका यही तरीके कि इसके सामने जो होगा वो आपका परपेंडिकुलर होगा, वो आपका एफ वाई होगा, वो आपका एफ साइन थीटा होगा। ओके, यू शुड कीप इट इन योर माइंड। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, तो यही है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में कि आपने फोर्सेस को जब कंपोनेंट में डिवाइड करना है तो वो क्या करना है, इसमें कोई लाइक इस तरह की क्वेश्चन आएंगे मैथमेटिकली, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं आएगा इस तरह का। ये वही है फार्मूलाज मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, ये फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम है, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम यूज़ करते हैं। इसको अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो फिर आपने इसको यूज़ नहीं करना। अगर इस तरह का है तो वहाँ पे आपने इसको यूज़ नहीं करना। सो यू शुड कीप इट इन योर माइंड। इसको हम राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स के अगर एक एंगल आपका 90 डिग्री है, सो दैट इज़ योर राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम उसके लिए ये पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, और ये एंगल को फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यूज़ करते हैं, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू थ्रू प्रॉपर बुश एफ वाई बाई एफ एक्स। ओके, रोटेशनल मोशन, इसको हम कवर कर लेते हैं। ये इसमें शायद ऐसा कोई पॉइंट निकल आए जो कि इम्पोर्टेंट। रोटेशनल मोशन, motion where all points of the object move about a single axis which can be external इसका रोटेशनल मोशन। ओके, जो फिक्स पॉइंट से रिवॉल्व हो रहे हैं, ओके, सिंगल फिक्स पॉइंट से, उसको हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। इन फोर्स डायग्राम वी हैव सीन दैट extended object, an object that occupies non-zero space, forces can be shown by the reducing object to a dot at its center. But there are some situations for which we need to consider an extended object, a system of particles for which the size and shape do make a difference and cannot be neglected. The following used in the study of rotational dynamic in this chapter. Rigid motion, rigid object. Rigid objects are objects of fixed form that do not distort or deform. Okay, like solid form में होने चाहिए, change shape as they move. The study of rotational dynamic become easier if we consider the object to be rigid. Okay, क्योंकि जब भी आप रिजिड ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, ओके, इसको अगर आप इस तरह रस्सी से बांध दें और इसको आप रिवॉल्व करें तो ये इसको स्टडी करना इजी होगा। लेकिन बजाय इसके कि ये अगर आप रिजिड नहीं होगा और ये शेप को चेंज करेगा ड्यूरिंग रिवोल्यूशन, तो उस टाइम पर वो उसको स्टडी करना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ओके, axis of rotation. For rotational motion we have to consider an axis of motion. Axis of rotation is a line about which the rotation takes place. This line remains stationary during, like यहाँ पे आप देख लो तो यहाँ पे ये आपका axis of rotation है। okay, this line remains stationary during rotational motion of the extended object, while the other point of the body move in circle about this line. It may be a pivot, hinges, and okay, center of mass. Center of mass is a very important topic. Okay, उस पे आ जाते हैं। इसमें हमें क्या बता रहे हैं center of mass. An extended rigid object is made of large number of small interconnected particles like एटम से बने होते हैं। बहुत सारे जितने भी सॉलिड हैं वो एटम से बने होते हैं। ओके, स्मॉल पार्टिकल्स से बने होते हैं। The masses of all particles together make the mass of the body. Okay, mass is the quantity of matter को कहते हैं। okay, quantity of matter जो है वो हमें mass के बारे में information देते हैं। okay, quantity of matter means कि quantity of particles जब ज़्यादा होंगे it means कि mass ज़्यादा है। number of particles कम होंगे it means कि mass हमारे पास कम है। okay, the center of mass of the object is the point at which the mass is equally distributed in all direction. आप किसी फ्रेम को इस तरह जब हैंग करते हैं तो उसका सेंटर ऑफ मास हम फाइंड करते हैं। इस तरह इसका सेंटर ऑफ मास आप फाइंड करेंगे। तो इस पॉइंट पे जब अगर आप इस पॉइंट पे आप
इस पे फोर्स लगा लें तो ये रोटेट नहीं होगा, ओके। ये फ्रेम सीधे जाएगा क्योंकि आप सेंटर ऑफ मास पे फोर्स ऐड करें, तो ये सेंटर ऑफ मास पे जब भी आप फोर्स ऐड कर लें तो ये ट्रांसलेटरी मोशन आपको देगा, ये रोटेटरी मोशन नहीं देगा। ये पॉइंट भी आप अपने साथ नोट कर लें। और यहाँ पे जब आप की लगा लें तो ये सारा वेट जो है ये यहाँ इस पॉइंट पे आ जाते हैं और ये इस इधर उधर नहीं होता, बस ये कांस्टेंट रहते हैं, इसी डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे कील लगा लें तो ये इस तरह रोटेट होते जाए क्योंकि पार्टिकल्स, सारे पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में लाइक टुवर्ड, ऑल पार्टिकल्स विल नॉट बी टुवर्ड दिस पॉइंट, ओके, द अपर पॉइंट। सेकंड पॉइंट यहाँ पे कर लें तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स लाइक जितने भी पार्टिकल्स हैं दैट्स विल द डायरेक्शन ऑफ दैट पार्टिकल विल बी टुवर्ड दिस पॉइंट, सेंटर ऑफ मास, ओके। अच्छा, observation indicate that if even if an object rotate or several parts of the system of object move relative to one another, there is one point that move in the same path that a particle would move if subjected to the, ये वही बात है, okay. This point is called the center of mass, abbreviated this. The general motion of an extended object or system of object can be considered as the sum of the translatory motion of the center of mass plus rotatory motion plus vibratory motion or other type of the forces. अच्छा, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब भी आपने मोशन को कंसिडर करने तो वो आपने रोटेटरी मोशन को भी कंसिडर करना है, ट्रांसलेटरी अगर वो कर रहे हैं तो वो भी कंसिडर करना है, वाइब्रेटरी कर रहे हैं तो वो भी कंसिडर करना है। सो दैट्स विल बी, उन सबको कंबाइन कर लो तो आपके पास टोटल फोर्सेज आ जाएंगे। द सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट एट विच वी कैन इमेजिन ऑल masses of the object can be concentrated. Thus, the center of mass is always the point at which we can imagine the force of gravity acting on the entire object to be acting. Okay, ये point आप अपने साथ note down कर लें. If we can imagine all of the masses to be concentrated at this point when calculating the forces due to gravity, this is legitimate to call this point the center of gravity, a term that can often be used interchangeably with the center of mass. अगर जितने भी मैंने अभी फ्यू मिनट्स पहले डिस्कस कर लिए, ये पॉइंट है आपका सेंटर ऑफ मास और यहाँ पे आपका जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका यहाँ पे एट हो रहे हैं और ग्रेविटी भी अगर इसी पॉइंट पे एट हो रही है तो इट मीन्स कि आपका नेट ग्रेविटी इस डायरेक्शन में एट हो रहे हैं, तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास दैट्स विल बी एट द सेम पॉइंट, ओके। बट अगर डिफरेंट होगा तो ये भी हो सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि ये सेम पॉइंट पे होगा, it can be a different point. The point where the whole weight of the object appear to act is called the center of gravity. In most physics problems, one of the forces acting on the object is its weight. The weight does not act on the single body, it is distributed even the entire body. But we can always assume that the entire force of gravity weight is concentrated at a point is called the center of gravity. उसको हम CG से represent करते हैं, center of gravity, okay. Difference between center of gravity and the center of mass क्या कहते हैं? The acceleration due to gravity decrease with altitude, but for small object this variation is negligible. The body center of mass is for most of the time same as at center of mass, okay. अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास फॉर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, उसके लिए आपने किस तरह फाइंड करना है? उसका सेंटर आपने फाइंड करना है तो बस सिंपल आप उसको यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर सिमेट्रिकल नहीं है, नॉन सिमेट्रिकल है, तो उसका सेंटर ऑफ मास आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं? उसका सेंटर ऑफ मास आप वो हम लैब में आपने एक्सपेरिमेंट किए होंगे, ओके। एज द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म मिड पॉइंट, बट व्हेन द massive metal is attached to light wooden rod, the CG is now non-uniform, and we can find center of mass and center of gravity by hanging this object from various. अच्छा, ये हम हैंग कर लेते हैं इस तरह, साइकिल को एक पॉइंट से हैंग कर लेते हैं तो ये लाइन लगा लेते हैं, फिर इस तरह लाइन लग जाते हैं, फिर इस तरह लाइन लग जाते हैं, फिर इस तरह लाइन लग जाते हैं, तो ये जिस पॉइंट पे वो हो जाते हैं तो वो पॉइंट आपके सेंटर ऑफ मास होते हैं, ओके। यहाँ पे देख लो, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होते हैं, सॉरी, ओके। One way to determine the balance point of a three-dimensional object due to such a bicycle is to hang it randomly from at least 3 different points as shown in the point of intersection of all 3 plumb line is the bicycle center of gravity. This point is also the object center of mass. ये आपने एक्सपेरिमेंट किए होंगे, लैब में किए होंगे, हमने भी किए थे, सो होपफुली आप उसके थ्रू फाइंड कर सकते हैं, ओके।
The center of mass and center of gravity may or may not lies inside the mass. Sometimes the center of mass and of gravity is outside the distribution of mass. Very important point. इस point को आप अपने साथ highlight कर लें अगर ये book आपके पास है. बहुत important point है, यहाँ से आ सकते हैं. For example, banana is the a center of gravity outside the mass distribution. Also, the center of mass may change its location depending upon the rotation of the object. It's a pair of an object changes position relative to each other. The location of CM, center of mass and center of gravity will change. For example, leg shown in figure, when leg is starched, the mass is inside the body. But when the leg is bent, the change in mass distribution change CM and CG, and it is shifted outside the body. Okay. तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके सेंटर ऑफ मास जो है वो ऑलवेज इनसाइड द बॉडी होंगे, वो बाहर भी हो सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ओके ओके टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्सेस. Force can be used to produce turning of an object. For example, in opening a door or tightening a nut with spanner or wrench, turning effect produced in the body about a fixed point due to applied force. इसका टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स. ओके उसको हम टॉर्क भी कहते हैं, उसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं. अगर वहाँ पे आ जाए कि टॉर्क सेक्शन ऑप्शन बी होगा मोमेंट ऑफ फोर्स, ऑप्शन सी होगा बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी होगा नॉन ऑफ दीज, तो आपने बोथ ए एंड बी को मार्क करना है. ओके टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ फोर्स ओके दोनों सेम है. ओके फिजिक्स यूजुअली यूज द टर्म टॉर्क व्हाइल इंजीनियर्स यूज द मोमेंट. ओके ये भी अपने माइंड में रखना है. ओके टॉर्क या वो मोमेंट कहते हैं. टॉर्क इज द cause of change in rotational motion and is similar to force which cause changes in translatory motion. This means that torque play the same role in rotation as force in translation. Okay forces हमारे पास translatory motion जनरेट करते हैं, जबकि टॉर्क जो है वो रोटेटरी मोशन को जनरेट करते हैं. तो फोर्स और टॉर्क जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है. ओके टॉर्क हमारे पास फार्मूला क्या है कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके आप इस डायरेक्शन में फोर्स ऐड कर रहे हैं तो ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसको आपने कंसिडर करना है. ओके ये आपका फोर्स हो जाएगा और इसको आपने कंसिडर करना है. ओके दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट आर्म. उसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, ये आपका क्या है, दैट इज मोमेंट आर्म. ओके ये आपका मोमेंट आर्म है. ओके और लिवर आर्म, इसको हम लिवर आर्म भी कहते हैं. ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजी जो है ये आप अपने माइंड में रख दिया करें, क्योंकि या वो लिवर आर्म को यूज़ करेंगे या मोमेंट आर्म को यूज़ करेंगे. मोमेंट आर्म तो आपको पता होगा, लेकिन लिवर आर्म दैट्स विल बी न्यू फॉर यू. ओके अच्छा यहाँ पे हमारे पास टॉर्क का ये फार्मूला है, इसका डायमेंशन किस तरह फाइंड करने वो भी आपको. न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ टॉर्क. ओके फॉर एग्जाम्पल टू ओपन द डोर फोर्स अप्लाइड, इसमें वही बातें हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. कोई फोर्स नहीं होगा तो कोई टॉर्क नहीं होगा, क्योंकि टॉर्क डिपेंड करते हैं फोर्स पे, मोमेंट आर्म पे. अच्छा अगर फोर्स को आप पिवट पे अप्लाई कर लें तो जहाँ पे मोमेंट आर्म आपका ज़ीरो हो जाते हैं तो फिर भी टॉर्क आपका प्रोड्यूस नहीं होगा, वहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन फिर आपका प्रोड्यूस होगा. ओके अच्छा ज़रूरी नहीं है कि फोर्स आपका हमेशा परपेंडिकुलर ही अप्लाई हो. परपेंडिकुलर अप्लाई होगा तो फिर मैक्सिमम आपका रोटेशन करेगा, लाइक टॉर्क ज़्यादा होगा. लेकिन अगर किसी डायरेक्शन में वो डोर के पे अप्लाई करें, फॉर एग्जाम्पल ये आपका डोर है. ओके तो इस डायरेक्शन में वेट में कलर को चेंज कर लेता हूँ. अगर इस तरह वो कर रहे हैं, फोर्स एक्ट हो रहे हैं, तो फिर तो ये बहुत जल्दी रोटेट होगा और ये आपका परपेंडिकुलर आर्म होगा. लेकिन अगर ये वो इस तरह नहीं हो रहा, वो हमारे पास फोर्स जो है वो एक्ट हो रहे हैं इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, तो हमने फिर क्या करना है, इसको रिजॉल्व करना है. ओके और टॉर्क के लिए हमने सिर्फ इस कंपोनेंट को लेना है. ओके क्योंकि ये रिजोल्यूशन मीन्स स्प्लिटिंग, हम इस फोर्स को स्प्लिट कर रहे हैं टू कंपोनेंट्स में. तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो टॉर्क को कास करेगा वो आपने कंसिडर करना है टॉर्क के फार्मूला में. इसको कंसिडर नहीं करना, इसको भी कंसिडर नहीं करना, क्योंकि इसमें दोनों कम्बिनेशन है, हॉरिजॉन्टल भी है वर्टिकल भी है. हमने वर्टिकल को लेना है, हमने उस कंपोनेंट ऑफ फोर्स को लेना है जो कि मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर हैं.
ओके, तो यहाँ पे हमने इसी को कंसिडर करना है। ओके, इसको आपने कंसिडर करना है और टॉर्क के फार्मूले में पुट करने, तो आपके पास मोमेंट टॉर्क आ जाएगा। ओके, movement arm is key to the operation of the lever, pulley, gear, and many other simple machine. There are two senses of rotation. If the force is capable of rotating the body in clockwise direction, the torque is clockwise हमारे पास नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास पॉजिटिव होते हैं। ओके, whereas एंटी क्लॉकवाइज इज द नेगेटिव। ओके, क्योंकि आप जब हम एंगल को कंसिडर करते हैं, और एंगल आप यहाँ पे देख लो, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स बार है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका वाई बार है। इस पे अगर हम डायग्राम ड्रॉ करना चाहें तो ये फॉर एग्जांपल आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, तो आपके ये एंगल जो है ये इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो जब एंगल इंक्रीज होते जाए तो इट मीन्स कि आपका टॉर्क भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो क्लॉकवाइज टॉर्क इज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसको आपने पॉजिटिव लेना है। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को इज टेकन नेगेटिव एंड क्लॉकवाइज टॉर्क इज टेकन पॉजिटिव। ओके, क्लॉकवाइज आपका ये डायरेक्शन होगा, तो उसमें हम इसको नेगेटिव लेते हैं। ओके, सो इसी तरह आप इस पॉइंट को अपने माइंड में रख लें, तो ये आपसे कभी भी नहीं बोलेंगे, ये आपके परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाएंगे। ओके, ये न्यूमेरिकल हैं, ये आपके पास फ्री टाइम हुआ तो आप इससे स्क्रीनशॉट ले लें, इसको देख लें। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हुआ तो नीचे कमेंट कर लें, आई विल हेल्प यू। ओके, कपल, कपल किसको कहते हैं, कपल को हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद इक्विलिब्रियम है। ओके, उसके बाद हमारे पास कितना रहता है आज के सेशन में। ओके, टाइप ऑफ द इक्विलिब्रियम, स्टेबिलिटी, ओके, फ्यू टॉपिक्स रहते हैं, इसको जल्दी जल्दी कवर अप कर लेते हैं, तो उसके साथ हमारा आज का लेक्चर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ओके, कपल को कवर कर लेते हैं। A special case of momentum is a couple. Okay, this is the special case of movement. Okay, movement या torque. Two equal and opposite parallel forces acting along different lines on a body constitute a couple. Okay, couple आपका दो forces equal and opposite, ये माइंड में रख दें, equal and opposite पैरेलल फोर्सेस होने चाहिए अलोंग डिफरेंट लाइंस होने, ये डिफरेंट लाइन, इसका लाइन ये है और इसका लाइन ये है। ओके, ये आपका कपल होगा, लाइन ऑन ए बॉडी कंस्टिट्यूट ए कपल। इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी ट्रांसलेशन, ये ट्रांसलेशन मोशन प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये इस तरह रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करेगा, बट ओनली रोटेशन। द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ए कपल इज जीरो, इसलिए जीरो होगा क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो रिजल्टेंट फोर्स आपका जीरो होगा। और कपल इज नॉट इक्वल जीरो, इट इज कॉल्ड, अच्छा अगर रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा, द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ए कपल इज जीरो बट द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ए कपल इज जीरो बट द रिजल्टेंट ऑफ ए कपल इज नॉट जीरो, इट इज ए प्योर मूवमेंट। अच्छा, लाइक आपका रिजल्टेंट फोर्स जो है वो तो ज़ीरो होगा, फोर्स जो आप अप्लाई करें वो तो ज़ीरो होगा, बट रिजल्टेंट टॉर्क जो है लाइक कपल का जो रिजल्ट है, लाइक जो आउटपुट है वो ज़ीरो नहीं होगा, वो उससे कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, लाइक आपको प्योर मूवमेंट मिलेगा उससे। ओके, आपको टॉर्क मिलेगा। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कपल्स फोर्स इज कॉल्ड कपल आर्म। ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है उसको हम कपल आर्म कहते हैं। ओके, example of couple is shown also therefore that two hands applied to turn a steering wheels are often called a couple. Each hand grip the wheel at points on opposite direction of the shaft. When they apply a force that is equal in magnitude yet opposite in direction, the wheel force. Okay. Equilibrium को कर लेते हैं। Equilibrium में क्या कहते हैं? We know that forces tend to cause either translatory or rotational motion depending on its direction and position of the forces applying with respect to the center of mass. Now we turn our attention to one specific effect of an application of forces, static equilibrium. To achieve true static equilibrium, two conditions must be met. First, to avoid translation moving from one place to another, the net forces directed toward the center of mass of the object must be zero. Second, to avoid rotation, the net torque on the object must be zero.
Thus, the study of forces, the study of object in equilibrium is called static. Thus, the state of the body in which under the action of several forces acting toward there is no change in translative motion as well as rotating motion is called equilibrium. उसको हम equilibrium कहते हैं. Therefore, for complete equilibrium, two conditions must be met. Okay, आपका first condition ये है कि the sum of all forces that must be equal to 0. Okay. और second condition ये है कि set of all torques that must be equal to 0. Okay. कोई turning effect भी ना हो, कोई translative motion भी ना हो, तो वो आपका complete equilibrium होगा. Okay. Principle of moment. Second condition of equilibrium can be stated as the principle of moment. Okay. For principle of moment ये कहते हैं कि for an object equilibrium, the sum of the clockwise moment taken about the pivot must be equal to the sum of anti-clockwise moment taken about the same. But to balance torque or moment of force apart from force is the perpendicular distance from the axis. Okay, इसमें like ये देख लें, यहाँ पे डायग्राम सबको समझ आ जाएगा. ये यहाँ पर पिवट है तो यहाँ पे ये इस तरह मूवमेंट प्रोड्यूस करें और ये मूवमेंट कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में, तो इसको आपने नेगेटिव में लेना है. और इसको लाइक टॉर्क आपको गिवन होगा. ओके, टॉर्क नहीं, टॉर्क गिवन नहीं है, मूवमेंट फोर्स गिवन होगा. ओके, 1 न्यूटन है और ये डिस्टेंस कितने, डिस्टेंस आपने पिवट से लेना है. तो ये आप इसको मल्टीप्लाई करो तो नेगेटिव क्यों लेना, क्योंकि क्लॉकवाइज है और ये आपका इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहे हैं. ओके, ये पिवट है तो इस डायरेक्शन में ये रोटेशन प्रोड्यूस करेगा. तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको हम पॉजिटिव में ले रहे हैं. ओके, तो नेट आपका क्या आएगा, T1 + T2. तो वो आप यहाँ पे करने तो आपके पास अगर 0 आ रहे हैं तो इट मीन्स के दोनों बराबर हैं, दोनों इक्विलिब्रियम में हैं. ओके, इसी तरह ये भी है, इसको भी आप कवर करने तो यहाँ पे 2 हैं, दोनों को आपने प्लस करना है. ओके, एक्सिस ऑफ रोटेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है. टाइप ऑफ द इफेक्ट ऑफ फोर्स is to produce change in translative motion and the effect of torque is to produce change in the rotational motion. Thus, the equilibrium is divided into 2 terms. Static equilibrium, when an object is at rest under the action of several forces acting toward and several torque acting the body is said to be in static equilibrium. For example, a book resting on the table is in static equilibrium. The weight mg of the book is balanced by a normal reaction force from the table. Dynamic equilibrium, when a body is equilibrium at uniform velocity under the action of several forces acting toward the body is said to be in dynamic equilibrium. It is further divided into. Okay. अच्छा, स्टेबिलिटी, अच्छा इसको हम फिर नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे. ओके, ये छोटा सा टॉपिक रह गया है तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे. ओके, नेक्स्ट क्लास में हम इस स्टेबिलिटी टॉपिक को कवर करेंगे और ग्रेविटेशनल यूनिट जो है इसको हम अच्छी तरह से कवर अप करेंगे. ओके, इंशाल्लाह सी यू टुमारो. अल्लाह हाफिज़.